हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग पर ही, यानी कि उसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ड्रॉप शिपिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है वो होता है सप्लायर वाला पार्ट, कि हमारे पास सप्लायर कैसे हों जिसके थ्रू हम अपना ये काम स्टार्ट कर सकें, क्योंकि जिनसे हम माल लेंगे तभी तो हम आगे अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सप्लायर का जो टॉपिक है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो सप्लायर का अच्छा होना या सही होना क्यों ज़रूरी होता है, इसको समझते हैं। अगर हमारे पास सप्लायर सही नहीं है जिससे हमने माल लेना है, यानी कि जो ऑर्डर्स हमें मिलेंगे और वो सप्लायर जो है उस ऑर्डर को कस्टमर तक भेजेगा, तो हमारे पास सही सप्लायर का होना क्यों ज़रूरी होता है, इसको समझते हैं। अगर हमारे पास सप्लायर सही नहीं है तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो हमें खराब मिल सकती है। और नेक्स्ट है कि ऑर्डर लेट डिस्पैच हो सकते हैं, यानी कि सप्लायर ही ऐसा है जब मन आया तब भेज देता है। अगर हमारे पास सही सप्लायर नहीं है तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। कस्टमर्स के रिटर्न्स बढ़ सकते हैं, यानी कि उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर दिया। अगर सप्लायर सही होगा तो हर चीज़ सही ही होगी और फिर कस्टमर भी प्रोडक्ट जो है वो कम ही रिटर्न करता है, ठीक है। और इससे आपकी ब्रांड वैल्यू भी खराब होती है, क्योंकि जब आपने काम एक स्टार्ट किया है ड्रॉप शिपिंग का, आपका अपना एक ब्रांड बन चुका है, आप किसी वेबसाइट के थ्रू इसको बेच रहे हैं, फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, तो आपकी ब्रांड वैल्यू भी खराब होती है। अगर काम आपका सही नहीं होगा, यानी कि प्रोडक्ट से ही तो काम सही चलेगा, अगर वो सही नहीं होगा तब फिर आपका जो नाम है वो खराब होता है। तो इसलिए सप्लायर का सही होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है पेमेंट और स्टॉक की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं अगर सही सप्लायर आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सही सप्लायर का आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि हमें ऑनलाइन सप्लायर कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आपको सप्लायर्स मिल सकते हैं, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि फैक्ट्रीज होती हैं, बल्क में प्रोडक्ट्स उनके पास बनते हैं, तो वो उधर से माल बहुत सारे लोग लेते हैं। तो आप उन सप्लायर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनके थ्रू आप सप्लायर तक पहुंच सकते हैं। नंबर 1 पर है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट पे अगर आप सर्च करेंगे सप्लायर, जिस प्रोडक्ट को लेकर आप सप्लायर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई कपड़े का आपने कोई काम करना है, यानी कि उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, तब आप उससे रिलेटेड ही सप्लायर को फाइंड करेंगे। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स देखना चाहते हैं तो उस तरह के सप्लायर को फाइंड करेंगे। अगर आप कोई डेकोरेटिव आइटम्स चाहते हैं या फिर एक्सरसाइज के लिए आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो इस तरह से जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ही सप्लायर आप फाइंड करेंगे। ये तरीका होता है। जैसे कि आप इंडिया मार्ट में गए तो जो प्रोडक्ट आप फाइंड करना चाहते हैं वो वहां लिखेंगे, उससे रिलेटेड आपको सप्लायर्स की लिस्ट आ जाएगी। फिर आपने उन सप्लायर से एक एक करके बात करनी है, उनका ईमेल एड्रेस लेना है, उनको अपना नंबर देना है, उनका नंबर लेना है और उनको कहना है कि हमने ये काम स्टार्ट करा है ड्रॉप शिपिंग का, तो हम अगर ऑर्डर्स आपको देते हैं तब आपका क्या कंडीशंस रहेंगी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की, तब आपकी बात स्टार्ट होती है। तो आपको इस तरह से बातचीत अपनी स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। तो नंबर 1 पे जो इंडिया मार्ट है ये बहुत बेस्ट रहता है, या बहुत सप्लायर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 पे आता है ट्रेड इंडिया। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे सप्लायर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सपोर्टर्स इंडिया। यहाँ पर भी बहुत सप्लायर्स होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स के लिए सप्लायर्स जो होते हैं ये बहुत सारी मात्रा में दिखाई देते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म होता है ये आपके भी बहुत काम आ सकता है, ठीक है। ग्लो रोड प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आपको सप्लायर मिल जाएंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है ये रीसेलिंग वाला प्लेटफॉर्म है। उसके बाद है मीशो सप्लायर्स, यहाँ से भी आपको बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है उड़ान, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे। फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अलीबाबा सबसे ज्यादा फेमस है, यहाँ पर भी आपको बहुत ही बढ़िया सप्लायर्स मिल जाएंगे जो बहुत ही सस्ते रेट पर आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं, बस आपने फाइंड करना है। तो अलीबाबा के ऊपर भी आपको बहुत ही बढ़िया सप्लायर मिल जाएंगे जिनसे आप बहुत ही सस्ते दामों पर प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सप्लायर वाला बिजनेस ग्रुप ज्वाइन करना है
आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही फेसबुक बिजनेस ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम पर मैन्युफैक्चरर्स फाइंड कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप सप्लायर्स फाइंड कर सकते हैं। यानी कि ये माध्यम है ऑनलाइन, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको सप्लायर्स मिलते हैं जहां से कि आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन सप्लायर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑफलाइन सप्लायर हमें कहाँ से मिल सकते हैं। नंबर 1 पर है लोकल होलसेल मार्केट्स जो होती हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ तो आपको सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि जाकर आप प्रोडक्ट देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वहां से आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं, वहां पर फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड फेयर्स में भी आपको सप्लायर्स देखने को मिलते हैं। अकेला वहां पर सेलर्स ही नहीं होते, यानी कि जो आपको जैसे कि हैंडीक्राफ्ट आइटम कोई बनाते हैं और किसी ट्रेड फेयर का, एग्जीबिशन का आप अगर हिस्सा बनते हैं, तो इसी तरह से सप्लायर्स भी वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह सप्लायर्स भी ट्रेड फेयर या एग्जीबिशंस का हिस्सा बनते हैं, तो ट्रेड फेयर के थ्रू भी आपको सप्लायर मिल सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस एक्सपो, जो एक्सपोर्टर्स के लिए एग्जीबिशंस लगती हैं, वहां पर भी आपको सप्लायर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एमएसएमई एग्जीबिशंस लगती हैं, वहां पर भी आपको सप्लायर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट फेयर लगते हैं, वहां पर भी आपको सप्लायर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, वहां से भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, वहां पर भी अच्छे सप्लायर आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पर माल बनते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की फैक्ट्रियां होती हैं, वहां से भी आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां से कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन सप्लायर्स ढूंढ सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब आपका इसमें क्या रोल रहता है? सबसे पहले जो आपने मेहनत करनी है, इन प्लेटफॉर्म्स पर मेहनत करनी है। यानी कि पहले आप सप्लायर्स पर मेहनत करिए, 1-2 महीने लगाइए सप्लायर्स को फाइंड करने के लिए। ऑनलाइन भी ढूंढिए और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन आपको फायदा ये रहता है, प्रोडक्ट को आप देख पाएंगे, उसकी क्वालिटी आप देख पाएंगे, प्राइसिंग आप अच्छे से उनसे डिस्कस कर पाएंगे, तो ऑफलाइन का काफी फायदा रहता है। लेकिन ऑनलाइन भी काम होते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 100 में से ऐसा नहीं कि 100 के 100 सप्लायर ही गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। 60-65% आपको बहुत बढ़िया सप्लायर्स मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ परसेंट में आपको थोड़ा लगे कि प्रॉब्लम आती है इनसे, तो आपको अच्छे सप्लायर्स मिल जाते हैं जिससे कि आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए समझने वाली बात यही है कि 2-3 महीने लगाइए सप्लायर्स को फाइंड करने के लिए। यानी कि एक डायरी बनाइए, अच्छे से अपना डिस्कस करिए इनके साथ, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मिल सकते हैं तो मिलकर करिए। तो इस तरह से आपको सप्लायर फाइंड करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आपको सप्लायर्स तो मिल गए, मान लो आपने 2, 4, 10 सप्लायर से बातचीत करी। अब सप्लायर को चुनते टाइम, उनको सिलेक्ट करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वो चीज आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको चीजें बताती हूँ, जेन्युइन इंफॉर्मेशन ही इस चैनल पर, जेन्युइन इंफॉर्मेशन ही मैं दूसरे चैनल पर देती हूँ। सब कुछ नॉलेज, एक्सपीरियंस के बेस पर ही देती हूँ, ऐसे हवा कोई भी बात नहीं करती आपसे। तो ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएंगी ये चीजें। ठीक है, आपको सप्लायर्स का क्या क्या देखना चाहिए, क्या चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ये चीजें आपने नोट करनी है। सबसे पहले सप्लायर का जीएसटी नंबर आपको देखना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखना चाहिए, देखना चाहिए कि कितने साल पुराना बिजनेस है इनका। ठीक है, ऐसी चीजें आपको देखनी चाहिए। और उनके रिव्यूज देखने चाहिए कि किस तरह के रिव्यू आते हैं इस सप्लायर के लिए। ठीक है, किस तरह की गूगल की रेटिंग है इनके प्रोडक्ट को लेकर, या इस सप्लायर को लेकर किस तरह की गूगल पर रेटिंग चलती है, और इनकी वेबसाइट है या नहीं, अगर है तो वेबसाइट को देखें किस तरह से वो वर्क कर रही है। उसके बाद है कि ऑफिस का एड्रेस आप देखिए, मोबाइल नंबर को चेक करिए। रिटर्न पॉलिसी के बारे में आपको जानना चाहिए कि उनकी रिटर्न पॉलिसी कैसी है, अगर कोई कस्टमर रिटर्न करता है तो उनकी कैसी पॉलिसी रहेगी। और नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैसी रहेगी, डिस्पैच टाइम उनका कैसा रहेगा, यानी कि ये नहीं कि आपको ऑर्डर तो मिल गया, वो जब मर्जी भेज रहे हैं, तो डिस्पैच टाइम उनका कैसा रहेगा, ये आपने चेक करना है। उसके बाद एवरेज डिलीवरी टाइम,
ये भी आपने उनका चेक करना है। फिर नेक्स्ट है पैकेजिंग क्वालिटी उनकी कैसी है, ये आपने चेक करना है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जिसको MOQ बोलते हैं, ये आपने चेक करनी है क्योंकि कोई कोई एक ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर लेगा और कोई कहते हैं कि हम मिनिमम 5 ऑर्डर ही डिस्पैच करेंगे। ये चीज चेक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कस्टमर जब ऑर्डर करता है कभी 1 पीस करता है, कभी 2 पीस कर देता है। अब वो कहता है सप्लायर कि नहीं हम तो मिनिमम 5 पीस देंगे या 6 पीस देंगे। तो इस तरह से तो ये चीजें आपने पहले चेक करनी है, ये चीजें चेक करने वाली हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उनकी स्टॉक अवेलेबिलिटी कैसी रहती है, यानी कि अब आप मान लो आपने उनके साथ काम स्टार्ट किया है और आपको अच्छे ऑर्डर्स आने लग गए, आप एक दिन के अंदर 100 ऑर्डर्स भी ले रहे हैं, तो फिर उसके पास ऐसी अवेलेबिलिटी है या नहीं, वो चीज आपने चेक करनी है। यानी कि सप्लायर को चुनते टाइम आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है। इसको लिख लेना, नोट कर लेना इसको। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा जो भी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सैंपल ऑर्डर्स जरूर करें, यानी कि जब आप सप्लायर को सिलेक्ट कर चुके हैं तो सैंपल ऑर्डर जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऑनलाइन अगर आपको सप्लायर मिला है और ऑनलाइन ही आपकी उनसे बातचीत है तो आपको एक सैंपल ऑर्डर जरूर मंगवाना चाहिए। इससे आपको खुद को भी क्वालिटी का पता लग जाता है। फिर उस क्वालिटी को चेक करने के बाद अगर वो सही है तो अगर आपने ऑर्डर लगा रखा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो प्रोडक्ट लगा रखा है, वो अब हजारों में आपको ऑर्डर मिल रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आपने उसकी क्वालिटी चेक कर ली। तो ये जरूरी होता है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। यानी कि आपको सैंपल ऑर्डर जरूर करना चाहिए, इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता लग जाता है और इससे आपको उनकी पैकेजिंग का भी पता लग जाएगा, इससे उनका डिलीवरी टाइम भी आपको पता लग जाएगा, इससे उनकी इनवॉइस भी आपके सामने आ जाएगी, कहीं से प्रोडक्ट जो है वो डैमेज तो नहीं है, वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी और कोरियर पार्टनर्स आपको देखने को मिल जाएगा उनका। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक हो जाएंगी। तो एक सैंपल ऑर्डर जरूर करना चाहिए, यानी कि आपने वेबसाइट बना ली या फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो आपको एक सैंपल ऑर्डर जरूर मंगवाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन सप्लायर देखते हैं तो आप जाकर ही देख सकते हैं, वो सबसे बढ़िया रहता है। लेकिन ज्यादा काम जो है आज के टाइम में ऑनलाइन सप्लायर्स के साथ ही लोग करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप स्टार्ट कर लेंगे काम, आपको स्टेप बाय स्टेप दिक्कत आएगी। अब डिलीवरी टाइम की दिक्कत आ रही है, अब इनवॉइस की दिक्कत आ रही है, अब पैकेजिंग की दिक्कत आ रही है, अब वो कब इसको डिस्पैच करेगा उसकी दिक्कत आ रही है। तो जो पॉइंट्स मैं कवर कर रही हूँ, इनकी आपको टाइम बाय टाइम दिक्कत आएगी अगर आपको पता ही नहीं होगा। तो ये सब चीजों के लिए आपको अवेयर होना जरूरी है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जब हम सप्लायर को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनसे हमारी बातचीत स्टार्ट होती है, तो कैसे क्वेश्चंस हैं जो हमें उनसे करने चाहिए। वो तो चीजें हो गई कि हमने उनकी ये चीजें चेक कर ली, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब चीजें हमने चेक कर ली। लेकिन हमारे माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जो डाउट्स रहते हैं। तो वो कैसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें जरूर क्लियर करने चाहिए सप्लायर के साथ। ठीक है। नंबर 1 है प्राइस लिस्ट। वो उनकी एक बार उनसे बात करनी चाहिए प्राइस लिस्ट की। ठीक है, कि प्रोडक्ट की किस तरह की प्राइस लिस्टिंग इनकी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है बल्क में प्राइस इनका क्या रहता है, यानी कि सिंगल पीस का क्या रहता है, बल्क में क्या रहता है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। नेक्स्ट है कि ड्रॉप शिपिंग अवेलेबल है या नहीं, ये पूछना चाहिए कि ये सर्विस उनके पास अवेलेबल है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। नेक्स्ट है व्हाइट लेबल की फैसिलिटी है या नहीं, ये पूछना चाहिए। नेक्स्ट है कस्टम ब्रांडिंग पर आपको उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। लोगो प्रिंटिंग के लिए आपको उनसे बात करनी चाहिए। डिस्पैच टाइम के बारे में क्वेश्चन करना चाहिए। एवरेज डिलीवरी के लिए क्वेश्चन करना चाहिए। क्रेडिट मिलेगा या नहीं, ये क्वेश्चन करना चाहिए। COD अवेलेबल है या नहीं, ये आपको क्वेश्चन करना चाहिए। और रिटर्न प्रोसेस उनका कैसा रहता है, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। रिप्लेसमेंट प्रोसेस कैसा रहता है, ये भी क्वेश्चन आपको करना चाहिए। और रिफंड का उनका क्या सिस्टम है, ये भी आपको उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। डैमेज प्रोडक्ट के ऊपर उनका क्या प्रोसेस रहेगा, वो बातचीत आपको उनसे करनी चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। स्टॉक अपडेट वो कैसे देंगे, ये क्वेश्चन आपको उनसे करना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रैकिंग कब मिलेगा,
यानी कि जो ट्रैकिंग नंबर मिलता है वो कब मिलेगा, कैसे मिलता है, वो भी बातचीत आपको करनी चाहिए, वो क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है कोरियर पार्टनर उनके कौन है, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है कौन कौन सी स्टेट में वो डिलीवरी करते हैं, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको सप्लायर के साथ करने ही चाहिए। पहले हमने देखा कि किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम सप्लायर को चुनते हैं, यानी कि वहां पर हम क्या चीजें चेक करें। और यहाँ पर है कि हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत हमारी हो रही है, चाहे ऑनलाइन है या हम ऑफलाइन बात कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको उनसे पूछने चाहिए। सारी क्लैरिटी होने के बाद ही काम करेंगे तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि हमारे पास अभी कौन सा ऑर्डर है, हम ऐसे लेके कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग से ही सारा परफेक्शन आपको लेकर चलना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करना चाहिए। स्टार्टिंग से ही अगर प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो दिक्कतें नहीं आती। तो इसके लिए काम स्टार्ट करें, इससे पहले इन सब चीजों पर आपको काम करना चाहिए। 2-3 महीने खूब से मेहनत करिए इस पे, और जब आप इसमें अच्छे से आपको तसल्ली हो जाए फिर आप काम करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये जो चीजें मैं आज आपको बता रही हूँ ये आपके माइंड में नहीं है कि हमें ये भी पूछना होता है, लेकिन जब आप काम करने लग जाएंगे तब आपको दिक्कत आएगी, तो आप फेस करेंगे ये चीजें। तो मैंने इसलिए आपको सब कुछ पहले ही बताया है, ये सब कुछ आपको करना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक तरह से मैं आपको एक ऑफिस का जो मैनेजर होता है, जो काम करता है, सब चीजों को डील करता है, वो कैसे बातचीत करता है वो सिखा रही हूँ। कि आपको अगर अपना काम स्टार्ट करना है, आपको अपना ऑफिस एक दिन बनाना है, उसमें बैठ के काम करना है, तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, कैसे आपने बातचीत करनी है, वो सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट करके रखिए डायरी के अंदर, या फिर यहाँ पर होगा वीडियो में तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जब हम करते हैं तो इसके लिए सप्लायर के साथ कोई एग्रीमेंट हमें करना चाहिए या नहीं। तो इसके दो आंसर हैं। करना बेटर ही रहेगा, बहुत ही बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पर अभी काम कर रहे हैं तो बिना एग्रीमेंट के भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े लेवल पर आपको काम करना है तो हर हाल में ही आपको एग्रीमेंट करना चाहिए। तो जब आप एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें हमने क्या लिखवाना है ये भी हमें समझना जरूरी है कि एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 पर है प्रोडक्ट सप्लाई कैसी रहेगी, तो ये एग्रीमेंट में होना चाहिए पॉइंट। नेक्स्ट है प्राइसिंग, ये आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट है पेमेंट टर्म्स, ये आपके एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए। डिलीवरी टाइम, ये आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए। रिटर्न पॉलिसी, ये आपके एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए। ब्रांडिंग रूल्स आपके एग्रीमेंट में होने चाहिए। क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एग्रीमेंट में होना चाहिए। ऑर्डर कैंसिलेशन के बारे में ये एग्रीमेंट में होना चाहिए। डिस्पैच रिसोल्यूशन, ये आपके एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए। एग्रीमेंट ड्यूरेशन कितनी है वो आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए। टर्मिनेशन कंडीशन क्या है वो आपके एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए। यानी कि एक लेवल पर आकर अगर आपका काम बढ़ जाता है और आपको लगता है कि ये सप्लायर हमें सेट बैठ रहा है तो आने वाले टाइम के लिए इसके साथ हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो एग्रीमेंट के अंदर ये सब चीजें आपको कवर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो आज की वीडियो में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल प्रोफेशनल पॉइंट्स हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि इन चीजों को आप आगे चल के फेस करते हैं जब एक्चुअल में आप काम करते हैं। तो वही चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है जब आप बड़े लेवल पर काम करते हैं उस टाइम ज्यादा वर्क करती है। छोटे सप्लायर या छोटा काम जब आप करते हैं तो फॉर्मल एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। लेकिन आपको एक काम करना चाहिए, जब आप छोटे लेवल पर कर रहे हैं या छोटे सप्लायर्स के साथ आप काम कर रहे हैं तब आपको व्हाट्सएप पर रिटर्न में सब कुछ लेना चाहिए। यानी कि हर बात आप फोन पर ही करें ये नहीं होना चाहिए। ये बात आप नोट कर लेना पॉइंट, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पर आप भी छोटे ही हैं और आप छोटा सप्लायर ही फाइंड भी करेंगे कि जिससे हमें बस हमारा काम स्टार्ट हो जाए। तो जब हम छोटे सप्लायर के साथ काम करते हैं तो अगर हमारे पास अभी एग्रीमेंट वाली कोई बात नहीं है तब हमें रिटर्न में ही उनसे लेना चाहिए व्हाट्सएप पर सब कुछ। ये भी बहुत बड़ा एविडेंस होता है। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, सारी चीजें फोन पे बात करके नहीं करनी, रिटर्न में लेना है। जो ये पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं वो सब कुछ आपको रिटर्न में उनसे लेना चाहिए, जिससे कि कोई आगे चल के डिस्प्यूट ना हो। यानी कि आप उनको फोन ही करते रह जाएं कि आप ऐसे काम कर रहे हो, कस्टमर को पहुंचा नहीं पा रहे हो,
जो भी बातें आगे चल के कोई दिक्कत परेशानी वाली है वो चीजें आपको व्हाट्सएप पर उनसे रिटर्न में लेनी चाहिए। तो ये भी एक एविडेंस होता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट की जगह ये काम कर जाती हैं चीजें, तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैट जो होती है ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस होती है। तो इसमें नॉर्मली हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो ऐड कर लेनी चाहिए। इसमें आप प्राइस को ऐड करिए, डिलीवरी को ऐड करिए, रिटर्न पॉलिसी को ऐड करिए, पेमेंट सिस्टम को ऐड करिए, रिप्लेसमेंट को ऐड करिए और वारंटी को ऐड करिए। इस तरह के पॉइंट्स आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो ये जो व्हाट्सएप पर आप रिटर्न में सब कुछ ले लेते हैं, तो फ्यूचर में ये आपके पास एक रिकॉर्ड बन जाता है जिसको आपको संभाल कर रखना होता है। तो एक तरह से ये एग्रीमेंट ही होता है, इससे आपका अच्छे से काम चल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें पेमेंट कैसे करनी चाहिए। इस बात को भी अच्छे से समझना जरूरी है। तो नंबर 1 पर हमेशा ही हमें कंपनी के अकाउंट में ही पेमेंट करनी चाहिए। ये बात का आपने ध्यान रखना है, यानी कि सप्लायर का जो अपना कंपनी का अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है जो उसका, उसमें ही आपको पेमेंट करनी चाहिए। नंबर 2 है पर्सनल अकाउंट में पेमेंट करने से आपको बचना चाहिए। जब तक आपको उन पर भरोसा ना हो जाए और आप काफी टाइम तक उनके साथ काम ना कर लें, तब तक आपको पर्सनल अकाउंट के अंदर पेमेंट नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है जीएसटी इनवॉइस आपको लेनी चाहिए। नेक्स्ट है पेमेंट रिसिप्ट को संभाल कर रखें। तो पेमेंट करते टाइम इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि शुरुआत में हम कैसे काम को स्टार्ट करें। तो आपको 5-10 प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्टिंग में इससे ज्यादा नहीं। मतलब आप 5 से 10 प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लें, उसी तरह के सप्लायर फाइंड कर लें, उस पर आपको काम करना चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको एक नहीं कम से कम 3-4 सप्लायर्स के साथ काम करना चाहिए। यानी कि एक ही सप्लायर को फाइंड करके आप उसके साथ काम स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं, आपको और भी 3-4 सप्लायर अपने साथ रखने चाहिए। ये आपके लिए बेस्ट रहता है। नेक्स्ट होता है कि टेस्ट ऑर्डर्स आप लें और फिर कस्टमर का जो है फीडबैक लें कि उनका इस प्रोडक्ट को लेकर फीडबैक कैसा रहा। फिर धीरे धीरे आप इसको स्केल कर सकते हैं, फिर अपने काम को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें कैसे सप्लायर से बचना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है उनसे हमें बचना ही चाहिए। जिनके पास ऑफिस का एड्रेस ही नहीं है, ऐसे सप्लायर से हमें बचना चाहिए। जो सप्लायर सैंपल भेजने से इनकार करे, ऐसे सप्लायर से हमें बचना चाहिए। और जो बहुत ही सस्ता प्राइस आपको बता दे, यहाँ पर भी आपको थोड़ा डाउट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई सप्लायर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बहुत ही सस्ता आपको बता दें और एडवांस लेकर आपसे फिर गायब भी हो जाएं, तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा। तो ऐसे सप्लायर से आपने बचना है। तो बचने के तरीके मैं बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है जिन सप्लायर्स की रिटर्न की कोई पॉलिसी ही नहीं है और वो कॉल भी नहीं उठाते हैं, तो ऐसे सप्लायर से आपको बचना होगा। जो सप्लायर अपना स्टॉक का कोई अपडेट ही ना आपको दे कि स्टॉक उनके पास किस तरह का रहता है, कैसा रहता है, कितना रहता है, तो फिर ऐसे सप्लायर से आपको बचना ठीक होगा। और जो सप्लायर इनवॉइस ना दे, तो उनसे भी आपको बचना होगा। तो ऐसे सप्लायर्स जो होते हैं, यहाँ पर आपको फेक फ्रॉड चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे सप्लायर से आपको बचना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इसको टिप्स भी समझ सकते हो या जेन्युइन एक स्ट्रेटेजी भी समझ सकते हो इसको। तो उस पर बात करते हैं कि वो जेन्युइन स्ट्रेटेजी हमारी कैसी रहनी चाहिए। अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आना चाहते हैं तो कैसी आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। नंबर 1 है कि जल्दबाजी में सप्लायर्स को फाइनल ना करें, जल्दबाजी ना करें, आराम से तसल्ली कर लें, ठीक है। नंबर 2 है कम से कम 3 से 5 सप्लायर्स के बीच में तुलना करें कि उसका ज्यादा बेस्ट है कि इसका ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट है कि पहले सैंपल्स को जरूर मंगवाएं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। नेक्स्ट है क्वालिटी को चेक करें, यानी सैंपल मंगवाएंगे तो क्वालिटी चेक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है व्हाट्सएप पर या ईमेल पर रिटर्न में उनसे सारी पॉलिसीज के बारे में जरूर लें। यानी कि जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई वो व्हाट्सएप या ईमेल पर आपको रिटर्न में लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कि छोटे ऑर्डर से स्टार्ट करें, फिर जैसे जैसे आपको सप्लायर का काम भी अच्छा लगे और आपके ऑर्डर्स भी बढ़ते जाएं, फिर आप बड़े ऑर्डर्स पे काम करना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में आप छोटे ऑर्डर्स पे काम करें, यानी कम क्वांटिटी पे काम करें, ठीक है। इससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, आपको सप्लायर का भी समझ आ जाएगा और कस्टमर तक किस तरह से
आपका प्रोडक्ट जो है वो पहुंच रहा है वो भी समझ आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप छोटे से स्टार्ट करें, फिर अपना इसको स्केल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमेशा बैकअप के लिए सप्लायर्स सिलेक्ट करके रखें। यानी कि अभी मान लो आप 1 या 2 सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं, कोई ऐसा रीजन हो जाए कि वो काम ना कर पाए, प्रोडक्ट ना भेज पाए, तो आपके पास बैकअप में सप्लायर जरूर होने चाहिए। यानी 2-3 के साथ तो आप काम कर रहे हैं, बैकअप में भी आपके पास सप्लायर 2-3 होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप पूरी स्ट्रेटेजी को समझकर काम करेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे और आप अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें सिर्फ आपने मार्केटिंग करनी है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर, और इसको कोई भी कर सकता है। आप रिटायर पर्सन है, आप कर सकते हैं, आप वुमेन्स हैं, आपके पास घर में 2-4 घंटे होते हैं खाली, आप तब कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई के बाद थोड़ा आपके पास टाइम बच जाता है, यानी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम आपके पास होता है, तब आप भी कर सकते हैं। और वो लोग कर सकते हैं जो अभी जॉब्स फाइंड कर रहे हैं लेकिन कहीं जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, तो वो लोग ये इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और वो लोग कर सकते हैं जो लोग इस तरह के काम में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग कर सकते हैं। इसको कोई भी कर सकता है, इसमें आपका खर्चा कुछ नहीं है, आपने सिर्फ मार्केटिंग करनी है। पहली वीडियो को जो ड्रॉप शिपिंग पर है उसको भी पूरा ध्यान से देखें। आज सप्लायर पर मैंने बातचीत करी है, इसको देखें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो ड्रॉप शिपिंग पर ही आएगी, उसमें हम प्रोडक्ट पर बात करेंगे कि प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से पार्ट वाइज ये वीडियोस आएंगी, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपको आसानी रहेगी अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं। तो वीडियोस तो यूट्यूब पर बहुत मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी उनमें काम करते टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों को ना आए, तो उसी के लिए मैं इस तरह से वीडियोस बना रही हूँ पार्ट वाइज, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हमेशा ही रिप्लाई करती ही हूँ। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।